जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं चंद्रमा से जो कुछ योग बनते हैं, चंद्रमा से कुछ अच्छी चीजें हमारे चार्ट में बनती है, लेकिन वो फिर हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। या इसके साथ साथ वो भी बात करेंगे जब चंद्रमा आपके चार्ट में कुछ अच्छे योग बना रहा है और उसके साथ वो उसका लग्नेश है जो कुंडली का, वो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो जातक को अच्छे रिजल्ट मिलते हुए भी दिखाई देंगे। तो इन सब चीजों की जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, तो हम योग की बात कर रहे हैं बेसिकली। चंद्रमा से कौन से योग बनते हैं और कहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। तो एक प्रैक्टिकल सेशन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। और अगर आपको ये पसंद आए, जब भी आप वीडियो देखें, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप ये भी कोशिश कीजिएगा कि इसको अपने और दोस्तों में भी सर्कुलेट करें, ताकि कुछ ऑडियंस जो है वो अच्छी चीजें उन तक भी पहुंच सके। बस इतनी ही आपसे इच्छा रखते हैं कि आपको जो भी, आपको अगर इसमें से ज्ञानवर्धक चीजें मिले तो वो आगे भी ट्रेवल कर जाए। तो देखिए, एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7 नंबर की कुंडली है। 7 नंबर की कुंडली है। 7 नंबर का स्वामी बना मान लीजिए शुक्र। कोई और भी ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो 4 नंबर की कुंडली लें तो, लेकिन उसका तो स्वामी जो होगा यहाँ पर चंद्रमा खुद बन जाएगा। तो लेकिन ये यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो आप समझिए कि दोनों केसेस में, क्योंकि जो लग्नेश है वो लगन को वापिस अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो ये एक मजबूत कुंडली के स्कोप है। ये एक मजबूत कुंडली के स्कोप। तो पहली तो हम यही करेंगे। अगर मान लीजिए किसी का लग्नेश बना, चाहे वो 6 नंबर का ही बना, और बुध भी यहाँ बैठ गया, तो हम भी इसको कहेंगे कि मजबूत कुंडली है। चाहे यहाँ 6 नंबर की कुंडली जब बनेगी तो 12 नंबर का स्वामी इधर होगा। 12 नंबर का मतलब राशि होगी, और 12 नंबर में बुध नीच का होता है। हाँ, वो बुध के कुछ उसको कारक तत्व में कमी आएगी सप्तम भाव में, लेकिन कुंडली फिर भी मजबूत कहलाई जाएगी। इसी प्रकार से जब 7 नंबर की राशि है तो यहाँ अपोजिट 1 नंबर में आएगा शुक्र। 1 नंबर की राशि में यहाँ पर चाहे शुक्र और मार्स की एनर्जी है, कुछ अग्रेशन को इंडिकेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम उसको मजबूत कुंडली कहेंगे। अब यहाँ पे 10 नंबर की राशि आएगी। 10 नंबर की राशि है, शनि की राशि है। और शनि की राशि होते ही शनि और चंद्रमा का वो बंधन योग, विष योग, कुछ भी आप इस तरह की, कुछ लोग बताते हैं पुनर्फू योग या जो भी है, उस तरह हिसाब से आप कहेंगे कि वो दिक्कत है। तो हम लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, कुंडली मजबूत है। तो हमने तो आज एक चीज देखी है, कुंडली ऐसे सब चीजों के केस में मजबूत कहलाएगी। कमजोर कब हो सकती है कुंडली? कमजोर कुंडली तब हो सकती है, मान लीजिए 9 नंबर का स्वामी। 9 नंबर का स्वामी मान लीजिए गुरु यहाँ आ गए, तो ये जातक के लिए कुंडली, कोई लोग बोलेंगे कमजोर है क्योंकि लग्नेश यहाँ चला गया, लेकिन क्योंकि गुरु अष्टम भाव में बैठता है, तो अष्टम भाव में बैठ के जातक के ऊपर गुरु की कोई विशेष कृपा रहेगी, क्योंकि गुरु एज ए प्लेनेट अष्टम भाव में है। लेकिन कहीं ना कहीं जातक के लिए ये कुंडली कमजोर कैटेगरी में आएगी, क्योंकि लग्नेश अष्टम में गया। एक सिंपल सा लॉजिक हम ले। तो अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए रैंडमली हमने चूज किया 7 नंबर का लगा, हमने 7 नंबर का असेंडेंट चूज कर, तो 7 नंबर का असेंडेंट चूज किया तो 8 नंबर यहाँ हो जाएगा, 9 नंबर यहाँ हो जाएगा, 10 नंबर यहाँ। अब वो उसको चूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसको मजबूत कुंडली मान लिया है, और मजबूत कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा है। अगर चंद्रमा यहाँ पर है, तो चंद्रमा अगर 8 नंबर राशि में है, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो नीच का, और ये जो है, जो कार्यस्थान या कर्म
जो नेम फेम या स्टेटस का घर है, उसका स्वामी जो है वो नीच का होकर सेकंड हाउस में चला गया। हमने ये देखा कि कुंडली, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा है तो शुक्र यहाँ बैठ के लगन को मजबूती दे रहा है। अब यहाँ पर चाहे जो मर्जी कारण बनता हो कि वे दसम भाव का स्वामी यहाँ पर चला गया जो नीच का है, और अपने ही मतलब परिवार के घर में या अपने ही मतलब लोगों के बीच में बैठा है, तो ये हो सकता है कि जातक अपनी कोई फैमिली फैमिली से रिलेटेड ही या अपनी विद इन फैमिली के ही रिलेशन में कोई काम करना पसंद करे। ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा कारक बनता है एग्रीकल्चर का भी, तो हो सकता है कोई एग्रीकल्चर से संबंधित हो, मेडिकल स्टोर हो, किसी से प्रकार की कोई चीज करें। लेकिन हमें अब आगे बढ़ो। अब आप यहाँ देखिए कि शनि जो इस चार्ट में बना, यहाँ और यहाँ का स्वामी बनेगा। शनि कहीं भी बैठ सकता है। अगर शनि मान लो इस तरह से बैठ गया कि शनि की तीसरी दृष्टि इसके ऊपर आ रही है, या 10वीं दृष्टि आ रही है, या सप्तम दृष्टि आ रही है, यहां से आ जाएगी सप्तम, यहां से जो आ जाएगी वो आ जाएगी दसम, यहां से जो आ जाएगी वो तृतीय। इनका इस चार्ट में, या शनि यहाँ बैठ, सैटर्न यहाँ बैठ, तो इस चीज में यहाँ पर बैठने से ये जातक को विष योग, हम इसको बोलेंगे विष योग, हम इसको बोल रहे हैं विष योग। विष योग बन गया। तो इसका मतलब क्या है, जातक को क्या योग, जब भी ये विष योग बनेगा, शनि के साथ जब किसी प्रकार से संबंध करता है चंद्रमा, तो विष योग बनाता है। यह आपको शुभ कर्मों को या आपके शुभ रिजल्ट को कुछ नष्ट करता हुआ दिखाई दे। आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकता, लेकिन स्वभाव में कठोर और अनुशासित भी बने। देखिए कहीं कमजोरी आ रही है दो प्लेनेट के असर से, लेकिन वो फिर इतना कठोर बना देगा कि आप डॉक्टर हैं या मतलब आप इस तरह से निर्दयी हैं, या आपका इमोशन से ऊपर उठने के लिए आपको इमोशन में नहीं डूबने देगा, वो आपको उभारेगा। तो ऐसा जातक जो है, शनि और मून का अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता, प्रशासक होता है। क्योंकि उसको प्रशासक या अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए थोड़ा निर्दयी होना पड़ता है, थोड़ा उसको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो यहाँ विष योग बना। अब विष योग यहाँ पर भी बन सकता है, अगर मान लो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ 4 नंबर की राशि है, यहाँ 10 नंबर की राशि है, मैंने देखा है कि यहाँ शनि बैठा है और यहाँ चंद्रमा बैठा है। एक तो दोनों में एक्सचेंज भी हो गया, तो यहाँ पर ये चीज भी होता है। अब इसी का एक चीज बढ़ा रहा हूँ, ये भी विष योग में, इसको विष योग से ज्यादा ये जो पुनर्फु योग की तरफ ज्यादा इंडिकेट करता है। जब ये सेवंथ हाउस में बन जाता है तो ये पुनर्फु योग बन जाता है। ये विवाह में देरी का या वैवाहिक जीवन में खुशी को नष्ट करने का कारण, सबकी में बनता है, किसी और कुंडली में, या वहां पर कोई शुभ दृष्टि आ रही है, कोई मैलेफिक आ रही है, रिजल्ट उसी हिसाब से वैरी कर जाए। लेकिन अगर ये सप्तम भाव में बन गया, चाहे यहाँ पर शनि और चंद्रमा की युति है, या इसी प्रकार से चंद्रमा ये यहाँ पर मून है, यहाँ पर सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट आ रही है, या यहाँ सैटर्न है उसकी 10th एस्पेक्ट आ रही है, 7 तो यहाँ से इस एग्जाम्पल में लिया है। तो ये जो तब बनेगा, ये पुनर्फु योग बनेगा, और ये विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन की खुशियों को नष्ट करेगा। आपकी बिजनेस करने की कैपेबिलिटी, क्षमता को भी कम करेगा। या आप ये कह सकते हैं कि अगर लड़के में है, चार्ट में बन रहा है, तो उसकी जो फर्टिलिटी है या जो मैनली पावर है या जो उसकी शारीरिक क्षमता है उसको कमजोर करेगा। और जो लड़की की अगर कुंडली में बन रहा है तो उसका डिसोरिएंटेड करेगा, उसको मानसिक तौर पर ज्यादा पीड़ित करेगा, उसका डिप्रेशन की तरफ उसको ज्यादा ले जाके
ले जाने की संभावना को रखेगा, या उसको हेल्थ इश्यूज भी हो जाएंगे। ऐसा चीजें मैंने देखी हैं। तो आज का जो, अभी तक का जो हमने योग के, चंद्रमा से योग आने से हमने विष योग देखा। अब कुछ लोगों का मान लीजिए शनि 12th हाउस में बैठा है, तो शनि 12th हाउस में है, यहाँ पे भी अगर हम कर दें तो ये विष योग हो गया। तो ये कई लोग इसको 12th हाउस में जेल योग भी बोलते हैं, कई ऐसे पॉलिटिशियन की, या कई ऐसे प्रोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स या ऐसे प्रोमिनेंट सरकारी लोगों की कुंडली में मिला है, जिनको सरकार से फिर टैक्स की वजह से या पैसे की वजह से या किसी भी और ऐसे काम की वजह से वहाँ विवाद हुआ है, और उनको जेल यात्रा के या कुछ दिनों में उनके अंदर जाके बाहर आने के योग भी बने हैं। तो ये कई रूप से बनता है। तो ये विष योग यानी है कि आपके जीवन की अच्छी शुभता को नष्ट करते हैं, चाहे वो शादी की हो, चाहे जिस भाव में ये बन रहा हो वहां की हो, या चंद्रमा जहां बैठा है और शनि की एस्पेक्ट उस पे आ रही है तो उसको भी कर सकते। मैंने एक और चीज देखा, यहाँ पर डिटेल में एक आपको बात बताता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि शनि और चंद्रमा की दृष्टि आपस में पड़ रही हो, या चंद्रमा की दृष्टि, ना शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही हो तभी ये बनेगा। ये मैंने ऐसा भी देखा है कि मान लीजिए शनि जो है, से फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर की राशि में है, तो 2 नंबर की राशि यहाँ है, तो 8 यहाँ होगी, 7 यहाँ, यहाँ पर मान लो चंद्रमा है। अब देखिएगा, अब इस चीज, शनि और चंद्रमा दोनों शुक्र की राशि में है, और मान लो शुक्र ऐसी जगह बैठ जाए जहां वो दोनों प्लैनेट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ का स्वामी होके अष्टम में चला गया, 1 नंबर में मान लो शुक्र बैठ गया, और वहां से सीधा चंद्रमा। तो ये डायरेक्टली जो विष योग तो नहीं बन रहा है, या पुनर्फु पुनर्फु योग तो नहीं बन रहा है, लेकिन रिजल्ट इसी संभावना के, इसी तरह के आते हुए दिखाई देंगे। आप ये याद रखिएगा। ये थर्ड स्टेप है कि भाई अगर मान लीजिए किसी रूप से, जिसको बोलते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी, क्योंकि शनि का जो अष्टम भाव का जो प्रिव्यू है, या अष्टम की जो हाउस की जो पावर है, या जो कंट्रोल करने की क्षमता है, वो शनि में है। तो यहाँ पर जो दोनों का स्वामी होके इवन चाहे शुक्र है, तो यहाँ कुछ रिजल्ट विष योग, या मतलब उसकी लाइफ में ऐसी डिफिकल्टी आती, या डिफिकल्टी आने की सिचुएशन बनेगी। अष्टम भाव सडन ट्रांसफॉर्मेशन का हो सकता है, दुख के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, या किसी भी भाव में हो जाए। तो मेरा आपको ये समझाने का ये है कि जब मैं किसी को कोई चीज बताता हूँ या पढ़ाता हूँ, अदरवाइज तो शेयर नहीं करते, लेकिन जब शेयर करते हैं इस मामले में पूरा टीचिंग के साथ में, एग्जाम्पल के साथ बता। चलिए, ये विष योग या पुनर्फु योग। अब जातक अगर किसी के चार्ट में ये है, तो खाली ये नेगेटिव नहीं है, उस हाउस के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे, तो पॉजिटिव भी रिजल्ट में आए। तो आप इस चीज को, लेकिन क्या है, लोगों को अच्छी चीज याद नहीं रहती, बुरी चीज लंबे समय तक कहते हो हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन अच्छी चीज के लिए कभी नहीं दूसरों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, बताएंगे, तभी जाके उनको दिक्कत होती है। अब एक बहुत प्रोमिनेंट जो मैंने देखा है, चंद्र और मंगल। मान लीजिए चंद्र यहाँ है और मंगल यहाँ है, या कह लीजिए मंगल यहाँ है, या मंगल यहाँ है, तो भी अष्टम एस्पेक्ट इसके ऊपर जाएगी, चंद्र मंगल का। और किस पे जा सकता है भाई, तो वैदिक के हिसाब से कह रहे हैं, भृगुनंदी नाड़ी में तो और भी कई रूल आ सकते हैं। क्या आप कह लीजिए कि दोनों में एक्सचेंज है किसी भी रूप से, तो चाहे वो नक्षत्र लेवल पे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल रख लेते हैं,
ये राशि हुई 6। तो यहाँ पर मान लो चंद्रमा जो है वो चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा जो है वो चित्रा नक्षत्र में है, और यहाँ जो मंगल है वो श्रवणा नक्षत्र में। तो भी चंद्र मंगल का योग है। तो चंद्र मंगल का जो युति करता है या संबंध आपस में बनता है, तब मैंने देखा है आपको कई प्रकार से धन आता है। उन कई प्रकार के धन में से कुछ धन बेईमानी से कमाने की इच्छा होती है। तो चंद्र मंगल के साथ जब युति करता है तो कोई आपको सजेशन दे सकता है, कोई आपको एडवाइस दे सकता है कि आप इसको दूसरे रूप से धन कमा सकते, लेकिन आप उस रास्ते को कभी भी मत अपनाइएगा अपने जीवन में अगर आपके साथ चंद्र मंगल का। इसका एक और एस्पेक्ट मैंने देखा है, क्योंकि मंगल थोड़ा अग्रेसिव है, चंद्रमा माता है, तो आप अपनी माता के साथ कभी कठोर व्यवहार कर सकते हैं, या आप अपने रिश्तेदारों के साथ भी कुछ कठोर व्यवहार कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही सजेशन दिया जाएगा कि इसके अच्छे आउटकम के लिए इससे बचना चाहिए। तो आज का जो तीसरा जो हमने योग देखा है, वो देखा है चंद्र मंगल। मल्टीपल वे से इनकम आती है भैया, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप इसको करते रहिए। इसमें बेमायनी वाली से धन कमाने वाली मल्टीपल इक्वेशन मत जोड़िएगा। आपके लिए ये चार्ट में अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा अपने चार्ट को अच्छा रखिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिलते रहे। तो ये हो गया हमारा तीसरा एस्पेक्ट। ये आज मत, ये क्यों दिख रहा है अंदर से? अच्छा, बटन नहीं है शायद इस टच का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और जिसको लोग डराते भी हैं और कुछ खुद भी डर जाते हैं, जिसको बोलते हैं केंद्रुम या केंद्र भ्रूण, जो भी आपने कहना। ठीक है, तो आज का जो फोर्थ है वो आप लगा लीजिए। जब चंद्रमा ग्रह से मून कहीं पर है, यहाँ पर ही ले लेते हैं क्योंकि हमने लिखा है, और के ध्रुव भी लिखते हैं, या कुछ लोग इसको ध्रुव भी बोलते हैं। तो आप केंद्रुम योग की बात हम कर लेते हैं। जब चंद्रमा से दूसरे भाव, यहाँ और यहाँ, जब चंद्रमा से कोई दूसरे भाव में सूर्य के अलावा, जब चंद्रमा से दूसरे या 12वें भाव में सूर्य के अलावा कोई अन्य ग्रह ना हो। सूर्य तो हो सकता है लेकिन कोई अन्य ग्रह ना हो, यह जीवन में अचानक हानि का कारण बन सकता है। मान लीजिए इस चार्ट में यहाँ पर अभी तो राशि कुछ भी है, चाहे 6 नंबर की है चाहे कुछ भी है, अगर 6 नंबर की होगी तो यहाँ पर 7 नंबर आएगा। अगर शुक्र यहाँ आ गया, क्योंकि इसको एक ग्रह देख रहा है, इस हाउस का लॉर्ड ही देख रहा है, तो ये केंद्रुम कैंसल भी हो जाएगा। लेकिन कैंसल इस रूप में होगा कि आपका लॉस होगा, आप रिकवर कर जाओ। लेकिन अगर मान लीजिए 7 नंबर की राशि है, 8 नंबर का स्वामी है, और मंगल यहाँ पर नहीं है, कहीं और बैठा है, तब ये केंद्रम योग होगा। तो जातक के जो
लाइफ में जो लॉसेस हैं वो बनेंगे ही बनेंगे। अब मान लीजिए चंद्रमा 8 नंबर की राशि में बैठा है, तो 8 नंबर की राशि में मान लीजिए चंद्रमा जहां बैठा होगा तो वो वहां पर हानि का कारण, वो उस हाउस का रिश्ता आपकी हानि का कारण बन सकता है। अगर मंगल चंद्रमा 8 नंबर की राशि में बैठा है और यहाँ 8 नंबर का जो स्वामी है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, तो आपका स्पाउस बन सकता है। यहाँ मंगल है तो आपकी संतान बन सकती है, या आपकी कोई काउंसलिंग एडवाइस करने की स्थिति बन सकती है। यहाँ है तो आपकी मदर इन लॉ बन सकती है। यहाँ तो आपकी जीवन में कोई लॉस का कारण आपका पिताजी भी बन सकता है। पर यही कारण बाद में आपको दिला भी देगा। क्यों दिला देगा? क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है वो भाग्य के भाव में बैठा है और पिताजी की वजह से आपका भाग्य उदित भी हो सकता है। और क्योंकि वो उसकी राशि में बैठा है तो ये एक अलग कारण बन जाता है, ये प्रॉपर केम ध्रुव नहीं है। लेकिन केम ध्रुव का बेसिकली तभी योग बनेगा जब चंद्रमा से सेकंड हाउस और 12th हाउस में सन के अलावा कोई ग्रह ना हो। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, चंद्र बैठा है और यहाँ कोई ग्रह नहीं है, कोई गुड एस्पेक्ट भी चंद्रमा पे नहीं जा रही है, किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं जा रही है, ये भी मान लीजिए, तब जाके ये व्यक्ति को केंद्र बनाएगा और जीवन में अचानक हानि, चिंता और तनाव अवश्य ही होगा। यह गरीबी, संघर्ष और मानसिक तनाव, उदास स्वभाव, लगातार असफलता और असंगत, असंगत मतलब अनडिजायर्ड जो कंपनी है या गतिविधियां हैं उसका कारण बनेगा। तो यहाँ पर हमारा जो चंद्रमा से बनने वाले 4 योग, पहले हमने विष योग किया, फिर पुनर्वसु योग किया, फिर चंद्र मंगल योग किया और अभी हमने केंद्रुम योग किया। इसी प्रकार से इसी प्रकार से अगर हम अगला लें तो मैंने जब अपनी प्रैक्टिस में पढ़ाता हूँ तो मैं वहां पर मून और सन एक हाउस में बैठे, कहीं भी बैठे हो, मून और सन एक हाउस में बैठे, तो इसको एक्चुअली ये जातक का जन्म अमावस्या के पास है और पर्टिकुलरली क्योंकि आज अमावस्या ही है तो चलो इसीलिए ये आया था कि अमावस्या को लोग बुरा ना माने। अगर मान लीजिए अमावस्या का दिन आपका कोई संतान पैदा हुआ है, ये योग बनता है, तो यहाँ पर जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो बॉडी की वर्कआउट करने की क्षमता है, उसमें कुछ कमी पाई गई कमी पाई गई है। परंतु अगर वो या उसके अंदर कमी ना हो तो उसकी माता पे बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो चंद्रमा जो है माता का कारण। या आप ये भी कह लीजिए चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है उस भाव के कारक तत्व को वो खत्म करता है या प्रभावित करता है। परंतु मैंने एक चीज और देखी है, अगर ये जातक ये मान के चलता है कि भाई उसने अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से ही जीवन में आगे बढ़ना है, तो जो अमावस्या के दिन जातक पैदा होते हैं वो अपना रोशनी की तरफ जाने वाला या प्रोग्रेस का रास्ता अपनाने का जो हार्डवर्क है उसमें करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। अमावस्या की ये इसका पॉजिटिव भी है। तो अमावस्या योग में जिन जातकों का जन्म हुआ है या अमावस्या के दिन जातकों का जन्म हुआ है, वो रोशनी तलाशते हैं, हार्डवर्क करते हैं, सक्सेस के लिए प्रेरित रहते हैं। तो उनकी जिंदगी में ये मैं नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा हूँ। पूर्णिमा के दिन जो जातक पैदा हुआ है उससे ज्यादा सक्सेस या कैरियर की ऊंचाइयों को छूते हुए मैंने अमावस्या वाले दिन पैदा हुए लोगों को देखा। तो ये एक पॉजिटिव आउटकम है, इसको पॉजिटिव में ले सकते। अगर कोई पूर्णिमा में होगा तो सन एंड वीनस आमने सामने पूर्णिमा वाले दिन, तो उन जातकों को रोशनी ज्यादा दिखाई देती है, वो थोड़ा हार्डवर्क से जी चुराते हैं।
मैंने ऐसा देखा, मैं ये नहीं कह रहा। अब हनुमान जी का भी, अगर भगवान हनुमान जी का भी जन्म वो पूर्णिमा के दिन हुआ था, तो लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि ऑब्जर्व भी की है, तो ये जब पूर्णिमा वालों को जब अगर ठान लिया कि ये करना है, या कोई बंदा दूसरा आके इनको एडवाइस देता है, तब ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। और अमावस्या वाले जो हैं वो खुद अपना रास्ता स्वयं दिखा निकालते हैं, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है, कोई उनके तक पहुंच नहीं पाता मदद करने के लिए। तो फिर वो अपना वे आउट खुद निकालते हुए देखे गए हैं। तो ये अमावस्या के साथ आप पूर्णिमा योग भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा नहीं। तो वो सूर्य की पोजीशन के हिसाब से। इसके बाद कुछ लोग डरते हैं ग्रहण योगा से। जब ग्रहण योगा कह देते हैं कि चंद्रमा अगर मून है राहु केतु एक्सेस में फंस जाता है, या राहु केतु एक्सेस के साथ होता है, तो उसको लोग बोल देते हैं कि उल्टा भी हो सकता है कि ये चंद्र राहु के साथ चंद्रमा है, या आप कह लीजिए उल्टा करेंगे तो यहाँ केतु लिखेंगे, यहाँ राहु। तो इसको आप कह सकते हैं, जब चंद्रमा राहु या केतु से युति करता है तब ये योग बनता है, यह बाधाओं और कष्टों का कारण बनता है। परंतु यही ग्रहण योग में अगर जिसका इंट्यूशन जो एनर्जी को यूज करना चाहता है, तो मून केतु तो बहुत जबरदस्त इंट्यूशन क्रिएट करता है व्यक्ति का। और मून राहु बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग दे सकता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में ओवर थिंकिंग पे काबू करके मून केतु की तरफ चल पड़े, इंट्यूशन की तरफ चल पड़े, थॉट्स को इंट्यूशन में लगाना शुरू करे, तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। इसलिए ग्रहण योग भी जो है, मैं उसको पॉजिटिव मानता हूँ एज कंपेयर टू अदर, जो मैंने आपको शुरू के बताए थे, विष योग और पुनर्फू योग या केंद्र योग। ठीक है। इसके बाद जो प्रोमिनेंट जो योग माने गए हैं, अनाफा, सुनाफा या दुर्दरा योग जो माने गए हैं, तो इसमें सिर्फ हम ये ले लेते हैं कि चंद्रमा है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 12वें भाव में मून से, मून यहाँ पर है, पहले हम 12th हाउस को ले रहे हैं, मून से मून से जब 12वें भाव में सूर्य के अलावा कोई अन्य ग्रह हो, मून से मून से 12th हाउस में जब सूर्य के अलावा कोई अन्य ग्रह चंद्रमा से 12वें भाव में हो, तब ये व्यक्ति के योग कुंडली में अनाफा योग बनता है। तो व्यक्ति क्या होता है तब? आकर्षक। तब व्यक्ति आकर्षक होता है, समृद्ध होता है, प्रभावशाली। इसी प्रकार से जब सूर्य के अलावा कोई अन्य ग्रह चंद्रमा से दूसरे भाव यहां पर हो, तो ये सुनाफा योग बन जाता है। यह भी व्यक्ति को खिलाड़ी, स्वनिर्मित, धनी, स्वस्थ, विद्वान या स्वार्थी व्यक्ति भी बना सकता है इस तरह। अब इसी इन दोनों के अनाफा और सुनाफा दोनों अगर कुंडली में एक्टिवेट इकट्ठे हों, तो ये दुरुधरा योग भी बन जाए। तो ये योग तब बनता है जब सूर्य के अलावा कोई अन्य ग्रह चंद्रमा से दूसरे या 12वें भाव में हो। इस योग के साथ आप बुद्धिमान, धनी, परिवहन व्यवसाय कर सकते हैं, मतलब टूर्स जो होता है ना, जो गाड़ियों का या कुछ इस तरह का व्यवसाय कर सकते हैं। ये एक सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक जीवन भी जी सकते हैं, मतलब इनके लाइफ में दुर्धरा योग होने से इनकी लाइफ में जो फैमिली की जो वैल्यू है बढ़िया होती है। और ये एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट जो जो लोग बहुत अच्छे से हमेशा बताते हैं, और मैंने उसको ज्यादा बहुत एक्टिवेट होते हुए नहीं देखा, बहुत कम कुंडलियों में देखा है,
कुछ लोग उसके लिए फिर शिव की भक्ति करते हैं, फिर वो जल अभिषेक वगैरह करते हैं। तो ये, और वो रामेश्वरमपुर में जाके वो ऐसा पूजा पाठ करने का विधि विधान बताया गया है गज केसरी के लिए, क्योंकि गज केसरी में कहीं ना कहीं श्री राम और शिव भगवान का एक एनर्जी का समावेश रहेगा। तो आपको देखिएगा, शिव जी भगवान को हमेशा श्री राम की प्रशंसा करते हुए पाया गया। श्री राम ने हमेशा शिव जी भगवान से प्रार्थना की, आराधना की, तपस्या की। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में जुपिटर और मून इकट्ठा हो, या मून से, यहाँ अगर मून है तो जुपिटर 4 में हो, 7 में हो, 1 4 7 और 10 यहाँ, तो ये गज केसरी योग बन सकते हैं। तो गज केसरी योग जब बृहस्पति से चंद्रमा भी आप कह सकते हो, बृहस्पति से चंद्रमा जब आप 1 4 7 10 में हो, तो ये धन बुद्धि ज्ञान और समृद्धि सभी स्तरों पर प्रचुरता का, यानी बहुत ही लार्ज स्केल पे ये आपको देता है। मतलब समृद्धि, वैभव, ज्ञान, बुद्धि, धन। बट ये जब भी देता है, आप समझ सकते हो, आपको भगवान श्री राम या शिव जी भगवान का तपस्या कह लीजिए, आराधना कह लीजिए, पाठ पूजा कह लीजिए, आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज मैंने चंद्रमा से बनने वाले कुछ योगों में से जो अच्छे हैं या कुछ बुरे हैं उनको आपको एक विशेष रूप से बताया। लेकिन ये रिजल्ट तभी देंगे जब आपका लग्नेश जो है वो अच्छी डिग्निटी में, अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट से बैठा हो। तो एक एग्जाम्पल तो मैंने दिया था, जब लग्नेश अपने से 7th हाउस में बैठा हो, तो चाहे नीच का हो, चाहे कोई कंबस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर वो अगर लग्नेश को वापस देख ले, लग्नेश लगन को वापस देख लेता है तो उसको मजबूत देता है कुंडली को। तो मैंने ये अज्यूम करते हुए, ये केस अज्यूम करते हुए, चाहे 7 नंबर का लगन है, चाहे 4 नंबर का है, चाहे 6 नंबर का है, मैंने इस तरह से एग्जाम्पल दिए, 3 लगनों के एग्जाम्पल दिए, तुला लगन का, कर्क लगन का, या कन्या लगन का, और उनके एग्जाम्पल देते हुए आपको इस सारे सिनारियो लिखेंगे। तो दोस्तों, जय श्री राम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों में सर्कुलेट भी करें। मिलते हैं आगे किसी और अच्छे टॉपिक के ऊपर। जय श्री राम।